ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 22 से 26 अप्रैल तक का था। चुनाव का दूसरा चरण पार हो गया है और हमारे मार्केट्स अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी तो ऐसी है जिसमें अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी चकमा खा जाए। अभी इस समय मार्केट्स में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई भी लंबा इफेक्ट डालने में काम नहीं कर रहे हैं। अभी रिजल्ट सीजन का ही जोर है। रिजल्ट सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से स्टॉक के मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स सेम सेक्टर होने के बावजूद विपरीत चाल भी चल रहे हैं। बाजार का विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी 11 पर चल रहा है, जो इस हफ्ते में सिंगल डिजिट भी चला गया था, जिसका मतलब है कि बाजार को आने वाले चुनाव से अभी के लिए कोई भी डर नहीं लग रहा है। इस इवेंट से बाजार को कोई भी नए सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा बाजार का मानना है। लेकिन जैसे ही कोई भी अननोन इवेंट आता है, वहां से विक्स शूट करने चालू हो जाएगा। बाजार अभी के लिए वेट एंड वॉच मोड पर है, क्योंकि बाजार के लिए पार्लियामेंट्री चुनाव के नतीजे सबसे बड़ा असर डालेंगे। गुरुवार को कोटक बैंक इस साल के लो पर चला गया, क्योंकि आरबीआई ने उनके आईटी डिवीजन पर सवाल खड़ा कर दिया और बैंक को नए ऑनलाइन कस्टमर्स ऐड करने के लिए मनाही कर दिया। साथ साथ में उन्हें जो बैंक के क्रेडिट कार्ड्स है, वो भी नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने के लिए पाबंदी लगा दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी करीब 17,000 क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल कर दिया है। आरबीआई अभी के लिए एकदम फुल फॉर्म में काम कर रहा है। शुक्रवार को टेक महिंद्रा के नए सीईओ ने अगले 3 सालों के लिए जो टर्न अराउंड प्रोग्राम दिया, उसके बाद ये शेयर को पर लग गए और 10% के ऊपरी सर्किट पर जाकर ठहर गया। फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग से वो थोड़ा नीचे भी आ गया था। वहीं एल&टी टेक्नोलॉजीज के शेयर्स के जो रिजल्ट्स आए, वो बाजार को नापसंद होने की वजह से इस शेयर की धुलाई भी कर दी। बजाज फाइनेंस के शेयर्स के रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आए, लेकिन बाजार के अनुमान से नीचे होने के कारण बजाज ट्विंस के दोनों शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। वैसे ही अमेरिका में भी माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आए थे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के नीचे होने की वजह से ये शेयर को भी 4% का डेंट झेलना पड़ा। बाजार में वॉलेटिलिटी का इंडेक्स अभी काफी तेज है, वॉलेटिलिटी काफी तेज है। गुरुवार को जैसे बाजार में 300 पॉइंट की रैली आई, वहीं शुक्रवार को 250 पॉइंट नीचे भी आ गया, यानी 2 दिनों में करीब फिर से 500-550 पॉइंट की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अभी मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, जबकि विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 10 और 11 के आसपास चल रहा है। यदि अगर कोई अनटूवर्ड इवेंट होता है जिसमें वॉलेटिलिटी विक्स जो है वो सडनली बढ़ जाता है, तो सोचे कि किस हिसाब की वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। वैसे भी विक्स लंबे समय तक इतने नीचे के लेवल्स पर जनरली टिकता नहीं है। अमेरिका में गुरुवार को डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही एक दिन में करीब 1.5% तक लुढ़क गए, गिर गए। रीजन था वहां के Q1 के जीडीपी के आंकड़ों का अनुमान, पहला अनुमान जो सामने आया, उसके अंदर में जीडीपी की ग्रोथ 1.6% आई है, जबकि अनुमान था 2.5% का। इस नंबर के आते ही वहां पर सेलिंग की झड़ी लग गई, जिसकी वजह से वहां का 10 साल का बॉन्ड यील्ड इंडेक्स 4.73% पर चला गया, जो कि 6 महीने के एकदम उच्चतम स्तर पर है। यहां बता दें कि जितना ज्यादा वो इंडेक्स मजबूत होता जाएगा वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, वो उतना ही घातक बनता जाएगा। इसके अलावा मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में भी जोरदार बिकवाली देखने मिली। कंपनी ने वीक गाइडेंस देने की वजह से ये सेल ऑफ देखने में मिला है। आईबीएम के शेयर्स भी अपने वीक अर्निंग्स की वजह से 10% तक लुढ़क गए, गिर गए। इसके पहले आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट को भी मार झेलनी पड़ी थी। इस सारे वजह, ये सारे शेयर वहां के दिग्गज शेयर्स हैं, जिस पर शेयर बाजार की चाल निर्भर रहती है। वहां के शेयर बाजारों से वर्ल्ड मार्केट्स भी उन पे भी असर आता है। इसके अलावा अमेरिका में भी अभी अटकलें लग रही है कि वहां के प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पर कैपिटल्स गेन्स टैक्स बढ़ाने के फेवर में है, जो कि वहां पर
ये फॉल को और बढ़ा सकता है। गुरुवार को एक्सपायरी के चलते हमारे मार्केट्स में एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जो बाजार को 22,500 के एक लेवल के ऊपर जाके बंद हुआ बाजार। जैसे ही बाजार के अंदर में 22,500 का लेवल क्रॉस हुआ, वैसे ही जोर से एकदम स्पाइक आया और वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। मंदी वालों के सारे सौदे कटने लगे। बुल्स के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जैसे ये इवेंट आ गया, जहां पर वो ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट को ले जा सके। 22,775 का ऑल टाइम हाई का लेवल ऐसे लगा कि इतना पास में आ गया है। वैसे बाजार में ये खरीदारी की वजह दूसरे चरण की वोटिंग भी है, क्योंकि ऐसी ही खरीदारी 19 अप्रैल को देखी गई थी जब पहले चरण की वोटिंग हुई थी। अब दूसरे एसेट क्लास की भी राउंड अप ले लेते हैं। क्रूड ऑयल $90 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं गोल्ड भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में $2350 के आसपास आया है और लोकल मार्केट में ये करीब 72,000 के रुपये के आसपास चल रहा है प्रति 10 ग्राम के। अब बिटकॉइन भी इस सप्ताह करीब $64,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हाल ही के दिनों में इस कमोडिटी में 74,000 का हाई भी देखा गया था। भारतीय रुपया भी इस समय डॉलर के सामने 83.40 के भाव पर बिक रहा है। ये इसके लिए ऑल टाइम लो लेवल्स के काफी करीब है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ एफआईआई की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआई ने अप्रैल सीरीज में अब तक 36,933 करोड़ की नेट सेलिंग की है, जिसमें से पिछले हफ्ता में ही करीब 15,000 की नेट सेलिंग हुई है। इसके पहले वाले सप्ताह में करीब 12,000 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईआई ने। इनफैक्ट अगर लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस को हम अगर मिला लें तो करीब 35,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है एफआईआई ने। एफआईआई की इस सेलिंग को 18 से 19,000 करोड़ के एसआईपी फिगर्स, जो कि डीआईआई अपने हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट्स है इनका सहारा मिल रहा है, जिसकी वजह से हर महीने मार्केट्स में कंटिन्यूस जो एफआईआई की जो सेलिंग है, इसके होने के बावजूद हमारे मार्केट्स टिके हुए हैं। तो करीब करीब मान के चलते हैं कि 18 से 19,000 करोड़ एसआईपी के फिगर्स और मे भी 5 से 6,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आता है। तो 25 से 30,000 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट हमारे डीआईआई की तरफ से आ रहा है। तो चलिए अब निफ्टी की कुछ बात कर लेते हैं। निफ्टी 272 अंक बढ़कर 22,419 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 48,201 पर यानी 626 अंक की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 73,730 पर यानी 641 अंक बढ़कर बंद हुआ है इस सप्ताह में। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा दोनों ही इंडेक्स करीब 3.25 से 3.5% बढ़कर ऊपर बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी एमएनसी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, ये सारे के सारे इंडेक्स करीब 2.25 से 2.25% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करीब 1.25% की बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं इस सप्ताह में। घटने वाले इंडेक्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। इस सप्ताह एक भी इंडेक्स लाल निशान में नहीं बंद हुआ है। तो अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं इस सप्ताह में। सबसे अग्रणी और सबसे आगे है एलिकॉन इंजीनियरिंग का शेयर, जो करीब 20% तक बढ़ा है इस सप्ताह में। उसके बाद है जस्ट डायल, जो करीब 18.5% तक बढ़ गया है। और उसके बाद है हिटाची एनर्जी, हमारा राजा एंटरप्राइजेज, रामाकृष्णा फोर्जिंग्स, स्टर्लिंग एंड विल्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सारेगामा इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, लिंडे इंडिया, ये सारे के सारे शेयर करीब 8.5 से 12.5% तक बढ़कर बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे आगे है एस्टर डीएम हेल्थ, जो कि 31% तक लुढ़क कर बंद हुआ है इस सप्ताह में। इसके बाद है स्पार्क, जो वो भी 22% घटा है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये भी करीब 22.5% तक घटा है। फिर है परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोटक महिंद्रा बैंक, थर्मैक्स लिमिटेड, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एल&टी टेक्नोलॉजी, सफायर फूड्स, डालमिया भारत और बजाज फाइनेंस।
ये सारे के सारे शेयर करीब 5.5 से 12.5% तक के डाउनफॉल के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब कुछ अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं जो 29 अप्रैल से 3 मई तक का है। अगला हफ्ता फिर से एक ट्रंकेटेड वीक होने वाला है, जहां पर 1 मई बुधवार को वर्ल्ड मार्केट्स भी बंद रहेंगे। लेबर डे की छुट्टी रहेगी तो वर्ल्ड मार्केट्स भी बंद रहेंगे, हमारे भारतीय बाजार भी बंद रहेंगे 1 मई को। गत सप्ताह के आखिरी दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। ऊपरी लेवल्स पर जबरदस्त मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। मेजरली नतीजों का इम्पैक्ट के कारण ही बाजार के में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से कोई खास अच्छे संकेत तो नहीं थे, मिले जुले से ही थे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स के Q1 के जीडीपी के अनुमान के आंकड़े जो आए थे वो थोड़े कमजोर थे, जिसकी वजह से वहां के मार्केट्स कमजोर बंद हुए थे। लेकिन वहां पर जो फ्यूचर्स मार्केट है वो उसके अंदर में नैस्डैक कुछ ऊपर ट्रेड कर रहा था, जिसके पहले वो 2.5% तक लुढ़कने के बाद करीब 1.5% पर लुढ़क कर बंद भी हुआ था। लेकिन बाद में वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है जो आफ्टर आवर्स में देखने को मिली थी नैस्डैक फ्यूचर्स में। गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा था कि हमारे मार्केट्स भी कुछ ग्रीन में ओपन हो जाएंगे। मई सीरीज के पहले दिन होने की वजह से बुल्स भी काफी जोश में थे और बाजार भी 22,620 के ऊपर ही ओपन हो गया। फिर प्रॉफिट बुकिंग ने पूरा दिन लाल में ही बना दिया। 22,620 का जो हाई लगा उसके बाद तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली और बाजार जोरों से गिर पड़ा। लो दिखा दिया 22,385 का, जो कि 3 बजे के बाद देखने को मिला था। उसके बाद आखिरी 15 मिनटों में 22,385 से 22,460 तक की रैली लगा दी मार्केट में, जो कि आखिरी 15 मिनट में करीब 80 पॉइंट का स्पाइक ऊपर की तरफ देखने को मिला। लेकिन क्योंकि ये आखिरी 15 मिनटों में था, आखिरी आधे घंटे का जो एवरेज है उसके चलते बाजार की क्लोजिंग आई 22,419 की, जो 150 पॉइंट फिर भी नीचे था क्लोज टू क्लोज बेसिस पर। बैंक निफ्टी भी 293 अंक नीचे होकर बंद हुआ है और वहीं सेंसेक्स भी 609 अंकों के गिरावट के साथ बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज के शेयर्स में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। अब कंपनी के नए एमडी बन गए हैं नवीन अग्रवाल और कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की है, जिसके चलते शेयरों में करीब 5.5% तक का उछाल देखा गया। अब आगे क्या होगा, सबके जहन में एक ही सवाल है। मई सीरीज के पहले दिन बाजार को तो झटका लग गया है और ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली जोरों से आई है। बाजार पर नतीजों का ही असर अभी के लिए देखने को मिल रहा है। अभी के लिए बाजार हो सकता है कि रेंज बाउंड में ही ट्रेड करे। बाजार में 22,650 के आसपास एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वहीं निचले लेवल्स पर अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल रही है। अर्निंग्स जो भी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उन स्टॉक्स में ऊपर के सर्किट की तरफ स्टॉक्स जोर से दौड़ भी लगा रहे हैं। वहीं अगर कुछ कंपनीज के स्टॉक मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को मार्केट बख्श भी नहीं रहा है, सीधे नीचे के सर्किट का ही वो अपना लेवल देखता है। इसमें बड़े से बड़े नाम ही क्यों ना शामिल हो, जैसे कि कोटक बैंक में भी एक बैड न्यूज के चलते झटाक से इतना बड़ा शेयर 10% के नीचे सर्किट पे लग गया था। सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक पर फोकस रहेगा क्योंकि इसके रिजल्ट शनिवार को आएंगे, तो जो पहला इंपैक्ट होगा वो सोमवार को सुबह में सबसे पहले इस शेयर में रहेगा। 1 मई बुधवार को यूएस फेड की पॉलिसी डिसीजन भी आना है, तो सारा फोकस इस इवेंट पर खास होने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। ज्यादातर इस मीटिंग्स में कोई ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने वाली लगती है। वैसे इस बार के जीडीपी फिगर्स का अनुमान तो वीक ही आया है, लेकिन शायद इतनी जल्दी वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है कि वहां की यूएस फेड 2-3 मीटिंग्स तक पहले वो अपने डेटा को चेक करेंगे। अगर जीडीपी में कमजोरी के संकेत फिर भी आते रहे तो हो सकता है कि कटौती फिर उसके बाद होना संभव हो सकता है।
तब तक पावेल और उनके जो सहायक हैं वो बाजार को डराने वाले स्टेटमेंट्स ही जारी करते रहेंगे। निफ्टी पर 22,300 से 22,350 के आसपास एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। वैसे 22,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि वो गत सप्ताह का लो भी था। तो ये लेवल को बचाना बुल्स के लिए काफी अहम होगा। वैसे 22,300 और 350 के बीच में 20 दिनों की औसत भी आती है, तो इस लेवल पर काफी मल्टीपल सपोर्ट्स भी बनते हैं। ऊपर में 22,550 से 22,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस जैसा भी दिख रहा है। अगले हफ्ते में बहुत सारे मिड कैप कंपनीज के भी रिजल्ट्स की भरमार है, जिसमें अडानी ग्रुप के कंपनीज के शेयरों के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। बड़ी कंपनीज जैसे अल्ट्राटेक, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, टाइटन, कोटक बैंक के रिजल्ट्स अगले हफ्ते में आने वाले हैं। बाजार इन करंट लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है अगले हफ्ते के लिए। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 29/4/2024 से लेके 3/5/2024 के बीच में। इसके अंदर ये वीक में क्या क्या चार्ट टेक्निकली हम लोग देख रहे हैं, ये इसका बात करने के लिए एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ख्याल रखना पड़ेगा, फर्स्ट में हम लोग का हॉलीडे है ड्यू टू मे डे। अब चलिए, मेरा बाई तरफ से वीकली निफ्टी, बीच में डेली एंड वीकली बैंक निफ्टी एवं डेली बैंक निफ्टी। देखा जाए तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है। देखो ये है वीकली निफ्टी 13 सिंपल मूविंग एवरेज डेली में जैसे डालते हैं, वीकली में मैं डालता हूँ 9 एक्सपोनेंशियल। तो लास्ट वीक का हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन एमएसीडी का स्लोप चेंजेस नहीं हुआ है। मैं सिमिलरिटी इसलिए बोल रहा हूं, यहां पर भी देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, बट ये एमएसीडी का स्लोप ऊपर की तरफ है। तो दैट्स वाई वीकली दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में अगर हम लोग देखें, उसके हिसाब से कंपेयर करें तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पॉजिटिव ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। और कंजिक्यूटिव रिएक्शन के बाद 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर मेंटेन करना। यहां पर 9 एक्सपोनेंशियल टूटा था, लेकिन लो नहीं टूट के ऊपर आया। तो दैट्स वाई निफ्टी इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या निफ्टी नया हाई बना पाएगा? तो उसके लिए निफ्टी का स्पॉट 22,625 माने 22,650 के ऊपर ट्रेड होना पड़ेगा। यही है दोनों इंडेक्स का सेटअप एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न। एंड अगर डेली देखा जाए, जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, निफ्टी के अंदर भी एक चैनल ड्रॉ करके रखा हूं। 13 डीएमए के ऊपर निफ्टी 2 दिन का क्लोजिंग हुआ है, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3 दिन का क्लोजिंग हो चुका है, लास्ट 3 कैंडल। तो अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस जो टॉप है, दैट मीन्स 48,700 विद अ राउंड नंबर, इसके ऊपर चलता है तो थोड़ा सा मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिल सकता है। निफ्टी के अंदर और एक दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी अगर देखा जाए तो डेली चार्ट के अंदर जब तक मंडे का क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद अगर 13 डे में मेंटेन करता है ऊपर की तरफ, तो देन ये तीनों दिन का जो लास्ट 3 डेज का जो हाई होगा, मतलब मंडे को लेके मंडे, फ्राइडे एंड थर्सडे का जो हाई रहेगा, उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके एक मोमेंटम मिलने का उम्मीद है। इससे सिवा ज्यादा कुछ नहीं है। एक ट्रेडिंग बैंड है, लोअर एंड में डिमांड है, हायर एंड में सप्लाई है। दैट मीन्स यहां पर जो स्ट्रेटेजी हम लोग ले सकते हैं वो है सेल ऑन वीकनेस, बाई ऑन स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में जो स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है इरकॉन इंटरनेशनल, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक एंड एमएमटीसी। लास्ट वीक का जो वोलेटिलिटी है, मैं देख रहा था काफी सारा पीएसयू स्टॉक फिर से चलने का कोशिश कर रहा है। ये दिस इज नॉट लास्ट वीक कंडीशन, बट बहुत सारा स्टॉक के अंदर मैंने एक पॉजिटिव वाइब देखने का कोशिश किया, हमको दिखाई दिया। तो दैट्स वाई इरकॉन इंटरनेशनल के हिसाब से अगर बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम देखने से आपको समझ में आ जाएगा काफी सारा कंसोलिडेशन, उसके बाद मोमेंटम। अब वो रिएक्शन जो आया है, रिएक्शन टोटल जो तेजी हुआ था, अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 38% का जोन एक स्पाइक लो, 1326 का बीच वाला जोन माने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। फाइनली ये जो क्लोजिंग है इस जोन का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, दैट्स वाई होपफुली ये सपोर्ट होल्ड कर सकते हैं। नीचे में बाकी जो जगह है ये सब जरूर आप लोग नोट करके रख सकते हैं टिल द प्राइस नया हाई जब तक नहीं क्रिएट करता है। मोमेंटम इंडिकेटर लगे एमएसीडी, स्टोचैस्टिक्स, आरएसआई इंडिकेशन, खास करके एमएसीडी का जो स्लोप चेंज हुआ ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। आरएसआई ठीक है, लेकिन वीकली स्टोचैस्टिक्स थोड़ा ओवरबॉट जोन के आसपास से खड़ा हुआ है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसका मोमेंटम फिर से मोमेंटम चेंज होता है कि नहीं होता है। दैट्स वाई प्राइस के अंदर हम लोग देखेंगे, प्राइस के हिसाब से देखा जाए 255 के ऊपर चलना इस स्टॉक के अंदर मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस वीक का जो टॉप है वो है 253.20, और यहाँ जो पिछले कुछ हफ्ते पहले जो टॉप था वो है 255। तो इसके ऊपर चलना प्राइस एक्शन के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है, तो मोमेंटम इंडिकेटर उस तरफ चेंज हो सकता है। तो दैट्स वाई ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, तो इस स्टॉक के ऊपर काइंडली ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। लास्ट वीक में किर्लोस्कर ग्रुप का बहुत सारा स्टॉक के अंदर मोमेंटम मिला है। ये स्टॉक सिंस लास्ट 1 ईयर से, मैंने फरवरी 2023 से लेके 24 एक रेंज में है, एक फ्लैट मोमेंटम मिला था यहाँ पर। लास्ट वीक का क्लोजिंग एक प्रॉमिसिंग क्लोजिंग है, 1326 का जो क्रॉसओवर टाइप हुआ है वो देखने लायक है। तो देखना पड़ेगा कि मोमेंटम किस हद तक ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि वीकली एमएसीडी जो कि नेगेटिव हो गया था वो फिर से लास्ट वीक एक पॉजिटिव जोन में आया। वीकली आरएसआई एंड स्टोचैस्टिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर एक मिनिमम टेक्निकल अप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चार्ट पैटर्न कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न के हिसाब से खड़ा हुआ है। प्रीवियस स्टॉप के आसपास जो कि ब्रेकआउट के बाद वहां पर ही सपोर्ट ये लिया है, टूटा नहीं बाई क्लोजिंग। तो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग, 105 100 का जोन स्टॉक क्लोजिंग हुआ है 130। नॉट मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं होना चाहिए, वैल्यूएशन के हिसाब से कूल डाउन हुआ है। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को हम लोग जरूर से रेडार में डाल के देख सकते हैं, और आप लोग आपका जो टेक्निकल्स बाकी चीज है वो जरूर देखिए। तो इरकॉन हो गया, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक हो गया, आप हो गया एमएमटीसी। इसका भी चार्ट के अंदर देखा जाए काफी दिन का कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर वो जोन के आसपास आके रुका हुआ है। अब 1326 को ब्रेक तो नहीं किया है, दैट्स वाई ये वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्टेबल जोन में है, अब उभरने का कोशिश कर रहा है। ऑसिलेटर इंडिकेटर के हिसाब से देखा जाए एमएसीडी लिटिल बिट कंफ्यूज, बट अभी मोमेंटम उतना नहीं मिला है। आरएसआई स्टोचैस्टिक्स भी वैसे ही है। तो दैट्स वाई ये स्टॉक थोड़ा रेडार में रखिए, जहां पर सपोर्ट लेके घूमने का कोशिश कर रहा है और पीएसयू में फिर से जो फ्लेवर बन रहा है, तो उसके लिए मैं ये एमएमटीसी को भी अपना चेक लिस्ट या रेडर लिस्ट में जरूर डालूंगा। ये कोई रिकमेंडेशन है नहीं है, ये खाली आप लोग का एक सुझाव है, एक इनपुट है कि आप इसके अंदर बाकी और जो टेक्निकल्स चीज है वो देख के फिर आप लोग का जो स्टडी है उसको बढ़ा सकते हैं। इसका फंडामेंटल तो हम थोड़ा बताएं, आप फंडामेंटल के साथ फंड जरूर, सॉरी टेक्निकल्स हम थोड़ा बताएं, आप जरूर फंडामेंटल भी इसके अंदर देख लीजिए। जितना टेक्निकल्स हम छोटा छोटा करके आप लोग को दिखाते हैं उसी हिसाब से दिखाए हैं, बाकी टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल दोनों आप जरूर घर पे चेक कर लीजिए और अपना रेडर लिस्ट में रखने का अ, कोशिश कर सकता है। ये मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।